हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले दिनों से पढ़ रहे हैं HCF यानी कि महत्तम समअपवर्तक के बारे में। तो पिछले वीडियो का आपका ये जो होमवर्क रह गया था, कुछ बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था और कुछ लोगों ने कोशिश किए थे बट फिर भी गलत आया था आंसर। तो चलिए इस चीज़ को हम समझ ही लेते हैं कि एक्चुअली में 20, 30 और 50 का मौसक क्या आएगा। इसको हम चाहें तो मौखिक भी कर सकते थे। मौखिक करने का मतलब ये था कि इन तीनों संख्याओं में पहली बात तो ये कि जो इसका मौसा आएगा इन तीनों संख्याओं से छोटा या फिर उससे बराबर हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि यदि इसमें 3 संख्या दिया हुआ है 20, 30, 50, तो या तो इसका आंसर इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या यानी कि 20 या फिर 20 से छोटा ही आपका मौसा आएगा। उससे बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। हम कोई एक विधि लगा सकते हैं। हम इस बार भाग विधि द्वारा करते हैं। जब भाग विधि द्वारा करेंगे तो सबसे पहले उतारेंगे 20 को और यहाँ पे उतार लेंगे 30 को या फिर 50 को, किसी एक को उतार सकते हैं। 20 का पहाड़ा क्या बार पढ़ें कि 30 आए, एक बार में आपका 20 हो जाएगा। आपका इसमें से शेषफल बच जाएगा 10। तो जितना शेषफल बच रहा है इसी को हम क्या करेंगे, अगली वाली संख्या यानी कि इस वाले संख्या को भाग करेंगे। यानी 10 का हम फिर से किस में भाग करेंगे, 50 में। 10 का पहाड़ा क्या बार पढ़ें कि 50 आए, तो ये आपका आएगा 5 बार में। चूंकि इसका है जो 10 शेषफल बचा था, इसी शेषफल 10 से हमने क्या किया, अगली संख्या को विभाजित कर दिया। अर्थात 10 क्या होगा, इस संख्या का HCF हो जाएगा। यदि आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते थे इसको। वो विधि आपको बताया गया था। अगर आप उसको नहीं समझ पाए हैं तो पिछले वीडियो को आप देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। वैसे हम बता दे रहे हैं कि जब भी गुणनखंड विधि द्वारा कहेगा तो हम क्या करेंगे, इस 20 का फैक्टर करेंगे, इस 30 का फैक्टर करेंगे और फिर से 50 का फैक्टर करेंगे। कर लेते हैं बारी बारी से। 2 से कटाएंगे तो आपका 10 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा। और चूंकि 5 आपका अभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या होगा, 5 से कटेगा 1 बार में। इसी प्रकार जब 3 को कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो ये 15 बार में कटेगा। 2 1 का 2 और एक वो कैरी हो जाएगा आपका 2 5 6 10। और 15 हमारा क्या है, विषम संख्या, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 के आगे बढ़ेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करेंगे तो 5 बार में जाएगा और लास्ट में 5 से कटाएंगे तो 1 बार में। इसी प्रकार 50 को कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 25 बार में कटेगा और फिर से 5 से कटाएंगे तो 5 बार में और 5 से कटाएंगे तो 1 बार में। चूँकि इन तीनों का हम देखेंगे कि जो है कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन तीनों में देखिए 1 2 1 2 1 2, यानी तीनों में क्या है, 2 कॉमन मिल रहा है और तीनों में 5 कॉमन मिल रहा है। यानी कि कॉमन जो मिल रहा है संख्या वो है 2 और गुणे 5, तो 2 5 कितना होता है, ये होता है आपका 10। यही आपका क्या होगा, सटीक आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो कुछ बच्चों ने सही किया था और जो बच्चे गलत किए थे वो इस तरीके से समझ लेंगे कि कैसे आपको HCF करना था। अब ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा सा क्वेश्चन, चूँकि मौसा ही निकालना है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उसे भी हम इस क्लास में समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 84 यानी कि 84 तथा 105 विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए, चूंकि कहने का अर्थ तो वही है, क्योंकि जो हमने पिछले वीडियो में बताया था HCF का परिभाषा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो दी हुई संख्याओं का क्या हो, विभाजित, यानी कि भाग उसमें आपका चला जाए। तो वही पूछ रहा है, यानी कि सिंपल क्या करना है, इसका भी हमें मौसा ही निकालना है। यदि आप मौसा निकाल लेते हैं तो इसका निकाल लेंगे। पता है कैसे होगा, 84 का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे,
यानी कि 2 से कटाएंगे तो 2 चौको 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4, 2 एकमा 2। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में आपका विषम संख्या आ गया। हम क्या करेंगे, इसे 3 से कटाएंगे। 3 से कटाएंगे तो 7 बार में कटेगा और लास्ट में 7 से 1 बार में। इसी प्रकार 105 को हम कर लेते हैं। चूंकि 105 हमारा विषम संख्या है क्योंकि लास्ट में उसके 5 दिया हुआ है। अगर सम संख्या होता तो 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होता। अब ये 105 है तो 2 से तो कटेगा नहीं। अब 3 से जाएंगे चेक करने, तो कैसे समझें कि ये 3 से कटेगा या नहीं। तो हमने कुछ नियम बताया था, विभाज्यता का नियम। यदि आप उस क्लास को नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि संख्या 3 से कटेगी या फिर नहीं। चूँकि फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको कि इन जो भी संख्या दी होती है उनके डिजिट को हम आपस में ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा और फिर 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी इन तीनों का ऐड कितना मिलेगा, 1 + 0 + 5, यानी 105 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 6। तो हम चेक करेंगे कि जो आपका जो ऐड करने पे आ रहा है क्या ये संख्या एक्चुअल में 3 से विभाजित है या फिर नहीं। तो आप देखेंगे कि 3 से क्या होगा, 6 कट जाएगा। जब अगर ये आपका 3 से कट जाएगा ये वाली संख्या, इसका मतलब जो दी हुई संख्या है वो भी क्या होगी, 3 से श्योर कटेगी, यानी कि कंफर्म है कट जाएगी। 3 से जब कटाएंगे, 3 का पहाड़ा क्या पढ़ें कि 10 आए, चूँकि 10 तो आएगा नहीं, तो 3 बार में क्या होगा, 9 आएगा। एक कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 और 5 मिला के 15। 3 का पहाड़ा क्या पढ़ेंगे, 15 आए, तो आप कहेंगे सर जी 5 बार में। फिर इसे 5 से कटाते हैं तो ये कटेगा 7 बार में, और फिर 7 से कटाएंगे तो ये कटेगा 1 बार में। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो हम देखेंगे कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। इसके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन मिल रही है। अर्थात इसका HCF क्या हो जाएगा, तो वो होगा 3 × 7, यानी कि 3 × 7 = 21। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि घात के रूप में दे देता है क्वेश्चन, गुणनखंड। जैसे मान लीजिए हम कोई 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे पहला है आपका 16 और दूसरा है आपका 24। जब इस 16 और 24 का हम गुणनखंड करेंगे तो पहले तो हम गुणनखंड करके चेक कर लें। 2 से कटाएंगे तो 8 बार में, 2 से कटाएंगे तो 4 बार में, 2 से कटाएंगे तो 2 बार में, और लास्ट में 2 से कटाएंगे तो 1 बार में। इसी प्रकार 24 का गुणनखंड करते हैं यहाँ पे। जब 2 से कटाएंगे तो ये कटेगा 12 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो ये कटेगा आपका 8 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 12 बार में कटेगा ना, 12 बार में, फिर जब 2 से कटाएंगे तो ये 6 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 3 बार में, और लास्ट में 3 से कटाएंगे तो 1 बार में। यानी 16 का गुणनखंड क्या आया है, 2 × 2 × 2 × 2। तो इसको हम क्या करेंगे, घात के रूप में लिख सकते हैं। घात के रूप में लिखने का मतलब कि ये 2 आपका कैट हुआ है, 1, 2, 3 और 4, यानी कि 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। और फिर 24 का गुणनखंड क्या होगा, कैट 2 है, 1, 2, 3, यानी कि 2 के पावर 3 और गुणे क्या बचा, 3, यानी कि 3। तो कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार घात के रूप में लिख के पूछता है कि इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, यानी कि 16 और 24 न लिख करके डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि 2 के पावर 4 और 2 के पावर 3 गुणे 3 का HCF क्या होगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आपको पता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि वो अधिकतम वैल्यू, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन मिल जाए। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, हम देखेंगे कि 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है, गुणे 3 है। इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है, जी मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, 2 के पावर के 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुणे 2, क्योंकि यही जो 2 है इसमें गुणा होगा तो फिर से आपका 2 के पावर 4 हो जाएगा। और फिर नीचे क्या है, 2 के पावर 3 और गुणे 3, यानी इन दोनों में से ऑप्शन में है आपका कौन सा कॉमन मिला है, 2 के पावर 3।
2 की पावर 3 यानी कि यही हो जाएगा आपका HCF, या फिर इसका हम गुणनखंड कर देंगे 2 दूना के 4 दूना के 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार हम क्या करेंगे 8 आंसर ला देंगे। एक बात और, यानी इस नियम को हम समझ लें कि जब भी अगर किसी संख्या का यानी घातांकी रूप में लिख के उसका मौसा पूछे तो हम उन दोनों में से जो आपका कम घात वाला संख्या रहता है उसको क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्योंकि 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 3 है, तो ये नहीं कि 2 की पावर 4 हम कॉमन मान के वही आंसर ला दें, नहीं। जो 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 3 है, तो जो छोटी वाली घात होती है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यानी 2 की पावर 4 ना लेकर के हम 2 की पावर 3 को कॉमन लेंगे। इसके बाद अब कुछ क्या थोड़ा सा एक है, यानी कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसे हम समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। अभाज्य संख्या मतलब वे संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित हों। जैसे कोई हम संख्या ले लें, जैसे एक ले लें हम, मान लीजिए 11, दूसरा ले लें 19। चूँकि हमें पता है कि 11 का भी गुणनखंड करने पे 11 ही आएगा, 19 का गुणनखंड करने पे भी 19 आएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब भी 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा पूछेगा तो उसका सदैव मौसा आएगा 1। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे या फिर पॉइंट में लिख लें। चलिए इसको लिखवाई दे रहे हैं। अभाज्य संख्याओं का मौसा अभाज्य संख्याओं का मौसा सदैव 1 होता है। हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और नोट कर लेंगे, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन तो मिलेगा नहीं, कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, अर्थात मान लेंगे कि उसमें 1 कॉमन है। सेकेंड कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है। अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए हैं कि जब भी कोई संख्या दिया रहेगा उसमें अगर मौसा की जब बात आएगी तो उन दोनों संख्याओं में से जो सबसे मिनिमम यानी जो सबसे छोटी संख्या रहेगी या तो उसके बराबर आपका आंसर आएगा या फिर उससे भी कम आएगा। इस चीज़ को भी हम नोट कर लेते हैं। पहला आपका ये नोट है। सेकेंड है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है। उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है। और एक लास्ट पॉइंट है कि दी गई संख्याओं में से एक संख्या यदि दी गई संख्याओं में से एक संख्या यदि दूसरी संख्या का गुणनखंड दूसरी संख्या का गुणनखंड हो तो
हो तो छोटी संख्या स्वयं ही मौसा होगी, यानी कि जो छोटी संख्या होगी स्वयं ही मौसा हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कोई हम दो संख्या ले लें, जैसे पहला हम ले लें 8 और दूसरा इसी के गुणांक में 16। यदि पूछे कि 8 और 16 का मौसा बताइए, तो हम देखेंगे कि छोटी वाली संख्या का ही गुणांक यानी कि क्या है, 16 है। इसका मतलब इन दोनों में क्या है, आपका 8 ही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, स्वयं का मौसा हो जाएगा। वही चीज़ कह रहा है कि दी गई संख्याओं में से एक संख्या यदि दूसरी संख्या का गुणनखंड है, ध्यान से देखिए, दूसरी संख्या क्या है, इस संख्या का गुणनखंड है, यानी कि 16 को अगर हम दो भाग में बांटेंगे तो 2 गुणे क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो चूंकि हमारा जब इसी का गुणनखंड हमारा 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो छोटी वाली संख्या होगी वही मौसा हो जाएगा। यही चीज़ कह रहा है। इन तीनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और यही तीनों आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब लास्ट दे रहे हैं आपको एक होमवर्क, इसे आप करिएगा फिर से। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप चाहेंगे तो इसको आसानी से कर लेंगे। उसके बाद कुछ और नियम बचे हुए हैं, जैसे थोड़े हट के क्वेश्चन पूछते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, प्राप्त कीजिए, जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल आपके लिए एक दे रहे हैं होमवर्क, इससे आप जरूर करिएगा। कभी कभी ये चीज़ भी ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। कह रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा सदैव 1 होता है। 2 पॉइंट इसे भी नोट कर लीजिए। दो क्रमागत सम संख्या का मौसा सदैव 2 होता है। सेकेंड पॉइंट है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का विषम संख्या का मौसा सदैव 1 होता है। विषम संख्याओं का जब पूछेगा तो भी आपका 1 होगा, और जब अभाज्य संख्या का पूछेगा तो भी 1 होगा, क्योंकि अभी इसके पीछे पॉइंट लिखवाए थे। और जब दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसा पूछेगा तो वो सदैव आपका क्या होगा, 2 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक संख्या ले लें हम 6 और इसके जस्ट अगली आने वाली संख्या सम संख्या ले लें तो होगा आपकी 8, क्योंकि 7 आपका विषम होगा। जब 6 और 8 का हम निकालेंगे अगर मौसा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। चेक कर लीजिए। 6 का गुणनखंड करेंगे 2 से तो 3 बार में, 3 से करेंगे तो 1 बार में। इसी प्रकार जब 8 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, और फिर 2 से 1 बार में। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन तीनों में, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अब लास्ट है आपका एक होमवर्क, इसे करिएगा। फिर आपको अगले वीडियो में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि अभी आपको बताए हैं। कह रहा है कि 128, 128, 288, 288 तथा 160 का मौसा ज्ञात कीजिए, तथा 160 का मौसा ज्ञात करो। ये है आपका होमवर्क, इससे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं। पहला आपका ऑप्शन होगा 16,
दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है 24, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है 32 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 48। आपके पास ऑप्शन 4 है। इसको 1 2 3 4 ना करके हम ABCD कर दें ताकि आप कन्फ्यूजन में ना आएंगे। इसको कर देते हैं B, इसे C और इसे D। ये आपके चारों ऑप्शन। तो उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर सही देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद।